मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ छोटी छोटी खबरों के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये खबरें छोटी छोटी हैं तो केवल मेरे बताने के अंदाज में है। अदरवाइज एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये खबरें कतई छोटी नहीं है, न तो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से और न ही मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। मुख्य परीक्षा की दृष्टि की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे तिनके हैं, और आप जानते हैं कि जो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है वो छोटे छोटे तिनकों से ही बनता है। तो आप जब मुख्य परीक्षा में अपने आंसर लिख रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे तिनके ही आपकी मदद करते हैं आपके उत्तर का घोंसला बनाने के लिए। इसलिए आप इन्हें द्वितीय श्रेणी की खबरें न समझें, महत्वपूर्ण खबरें ही समझें। तो दोस्तों, जो पहली खबर है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ अंतरिक्ष अभियानों को स्वीकृति दी है। परीक्षा की दृष्टि से इनमें 3 अभियान सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि उन्होंने 4 अभियानों की स्वीकृति दी थी। जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान है वह है चंद्रयान 4 से जुड़ा हुआ अभियान, चंद्रयान 3। आपको मालूम है कि वह अभियान कितना सफल रहा था, उसने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया था। अब चंद्रयान 4 की घोषणा की गई है और उसके माध्यम से बाकायदे चंद्रमा पर मनुष्य को सफलतापूर्वक उतारा जाएगा, उसे सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाएगा, और साथ ही साथ चंद्रमा पर से जो नमूने एकत्रित किए जाएंगे उन्हें पृथ्वी पर लाकर उनका विश्लेषण किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। यह है चंद्रयान 4 से जुड़ा हुआ अभियान। जो दूसरा अभियान है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, उसका नाम है वीनस आर्बिटर मिशन, VOM, वीनस आर्बिटर मिशन। इसके नाम से ही इस अभियान का चरित्र परिलक्षित होता है। तो सीधी सी बात है कि वीनस आर्बिटर मिशन मूलतः शुक्र ग्रह की खोज और अध्ययन से जुड़ा हुआ अभियान है, राइट। तीसरा जो अभियान है वह भी बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है और इसके अंतर्गत भारत अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेगा और उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक भारत अपने इस उद्देश्य को पालेगा। अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य। यह मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले अंतरिक्ष में 2 स्टेशन पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। एक जो स्टेशन है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसे कुछ देशों ने मिलकर स्थापित किया है, जिसमें अमेरिका है, रूस है और यूरोपीय देश है। उनके सहयोग से स्थापित किया गया है 1998 में। जो दूसरा स्पेस स्टेशन है वह चीन के द्वारा स्थापित किया गया है, और यदि भारत इसमें सफल रहा, और पूरा विश्वास है कि भारत इसमें सफल होगा, तो वह अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला तीसरा स्टेशन होगा और भारत तीसरा ऐसा देश होगा जिसने अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित किया है। दोस्तों, जो नेक्स्ट खबर है उसका संबंध भी कहीं न कहीं मौसम, अंतरिक्ष, आकाश, इन्हीं सब से है। वह है मिशन मौसम। मिशन मौसम। देखिए, मौसम कहने से ऐसा लगता है जैसे कि इसका संबंध वेदर से है। डेफिनेटली इसका संबंध वेदर से तो है, लेकिन सीधे सीधे वेदर से नहीं है। ये बात देखिए मैं जानबूझ करके इसलिए कह रहा हूं कि प्री एग्जामिनेशन में ना आपको इसी तरह से उलझाने की कोशिश की जाती है। ये जो मिशन है इसे लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ये आपको ध्यान होना चाहिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये बादल मैनेजमेंट से संबंधित मिशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग मिशन है, बादल मैनेजमेंट। बादल मैनेजमेंट क्या हुआ? देखिए, आकाश तो है वो हमेशा मौजूद रहता है, बादल होते हैं जो पानी नमी से भरे हुए जो बादल उड़ते रहते हैं जिनसे वर्षा होती है। तो ये बादल करते क्या है? कभी तो ऐसे स्थान पर बरस जाते हैं जहां की वर्षा की जरूरत ही नहीं है, या बरसते ही रहेंगे, बरसते रहेंगे, बरसते रहेंगे, पता लगा कि वहां बाढ़ आ गई है, तबाही का मंजर खड़ा हो गया है। और कुछ हिस्से बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। वहां के किसान, वहां के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर आकाश की तरफ देख रहे हैं कि कब बादल आए और यहां बरसे, और बादलों को परवाह ही नहीं होती कि वो वहां पहुंचे और बरसे। तो अब ऐसे में तो बादल का अगर मैनेजमेंट किया जा सके तो कितना अच्छा हो। यानी कि जहां पानी की जरूरत है वहां बादलों को भेज दिया जाए,
कहां से? जहां पानी की जरूरत नहीं है और वहां बादल छाए हुए हैं। तो इसे ही कहते हैं बादल मैनेजमेंट। और मिशन मौसम के तहत इसी का अध्ययन किया जा रहा है, इसी तरह की तकनीक विकसित की जा रही है ताकि बादलों को उन स्थान पर भेजा जा सके जहां वर्षा की जरूरत है और उन स्थानों से हटाया जा सके जहां वर्षा की जरूरत ही नहीं है। आप सोच करके देखिए कि यदि इसमें हम सफल हो गए तो आपदा प्रबंधन में कितनी मदद मिलेगी, खासकर जो ज्यादा बारिश के कारण आपदाएं आती हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि 5 सालों के अंदर यह टेक्निक विकसित कर ली जाएगी। वैसे आपने क्लाउड सीडिंग का नाम सुना होगा। कुछ महीनों पहले जब दुबई में खूब बारिश हुई थी तो कहा जा रहा था कि क्लाउड सीडिंग के कारण हुई है, क्लाउड सीडिंग के कारण। सीडिंग का मतलब है बोना, बादलों के बीज बोना ताकि वर्षा हो सके। तो कहीं ना कहीं तकनीकी कुछ इस तरह की मौजूद तो है ही, लेकिन देखते हैं कि इस पर हम कितना काम कर पाते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट खबर है वो फैक्ट चेक यूनिट को लेकर है। फैक्ट चेक यूनिट यानी कि एक ऐसी इकाई या कह लीजिए कि एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा संस्थान जो खबरों में निहित सच्चाई को चेक कर सके कि यह सच है या सच नहीं है। लगभग 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं तथ्य जांच इकाई, इसके बारे में अधिसूचना जारी की थी। इसका काम क्या था मैं आपको बता चुका हूं। इसको लेकर के बहुत लोगों के मन में आशंकाएं उभरी और आशंकाओं का उभरना स्वाभाविक था। मेरी समस्या अगर मैं नहीं भी बताऊं कि किस तरह की आशंकाएं उभरी होंगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि फैक्ट को चेक करना है, सरकार चेक कर रही है, तो सवाल यह उठता है कि वो किन फैक्ट को सच मान रही है, किन फैक्ट को गलत मान रही है। क्योंकि उसमें केवल यही नहीं था कि सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, केवल उनके फैक्ट को जांचा जाए। उसके तहत इसकी भी व्यवस्था की गई थी कि केंद्र सरकार और उसकी जो दूसरी एजेंसियां हैं उनको लेकर के जो जानकारियां दी गई हैं वे भी कितनी सही है, कितनी गलत है। अब आप सोच करके देखिए कि मान लीजिए कि एक मीडिया है, मीडिया हाउस है, या लोग आप देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत से न्यूज चैनल्स आने लगे हैं। वो सरकार के किसी वक्तव्य का, सरकार के द्वारा दिए गए किसी आंकड़े का, किसी रिजल्ट का की वो समीक्षा कर रहे हैं और पता लग रहा है कि सरकार ने जो इसकी समीक्षा की है वो सही तरीके से समीक्षा नहीं की है। जिन आंकड़ों के आधार पर समीक्षा की है वो आंकड़े सही नहीं है या पूरे नहीं है। अगर पूरे आंकड़े आएंगे तो तथ्य कुछ दूसरे हो जाएंगे। और अगर किसी न्यूज चैनल ने ये समीक्षा कर दी तो सरकार उसके खिलाफ कदम उठा सकती है, उसे हटाने के लिए कह सकती है। और सरकार ने ये अधिकार बकायदे एक संशोधन अधिनियम के द्वारा हासिल किया था। आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023। सरकार ने यह पारित किया और इसे पारित करके यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि वो फैक्ट चेक यूनिट बनाए। दोस्तों, आपको ध्यान यहां यह रखना होगा कि इसे असंवैधानिक घोषित सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। इसे असंवैधानिक घोषित किया है बंबई के उच्च न्यायालय ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई पहले से यह मामला चूंकि हाई कोर्ट में है तो हम इसकी सुनवाई अभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसे बकायदे बंबई के हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है। मैं आपको अब डिटेल में ये बताने नहीं जा रहा हूं कि अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है। ये तीनों अनुच्छेद इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि एग्जाम में भी बकायदे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बार की मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, प्री में भी इस पर पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इन तीनों अनुच्छेद के बारे में बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये जो तीनों अनुच्छेद हैं हमारे जीवन के जो बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता, बहुत से ऐसे मौलिक अधिकार इससे जुड़े हुए हैं जो किसी भी सभ्य समाज के नागरिकों के लिए नींव का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी खबर फैक्ट चेक यूनिट से संबंधित, और एग्जाम में इसका जो संबंध है सीधे सीधे अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता से है, साथ ही साथ सरकार किस तरीके से मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाने की लगातार कोशिश करती रहती है, उससे है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, एक आखिरी खबर, और वो ये कि ये आयुष्मान भारत जो हमारी योजना है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं आप, उसकी डिटेल पर बात करने नहीं जा रहा हूं। ये जो आयुष्मान भारत है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसकी कार्यावधि नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि इसके दायरे में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को शामिल कर लिया गया है। यानी कि 70 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक होंगे, उन्हें भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे हमारे देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार के लगभग 6 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये जो आयुष्मान भारत योजना है 2018 में लागू की गई थी। उस समय जब यह लागू की गई थी, तब इसके दायरे में केवल गरीब परिवार ही शामिल होते थे और उन्हें 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलता था। अब इस योजना को 70 वर्ष से उम्र के सभी लोगों पर लागू कर दिया गया है। यहां मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, सभी वर्ग के लोगों को, यानी कि इसमें गरीब धनी इनका कोई अंतर नहीं रखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप जानते हैं कि खासकर किस तरीके से हमारी आबादी धीरे धीरे बुजुर्ग होती चली जा रही है। 60 वर्ष के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके पास उतने आर्थिक साधन नहीं होते, स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। तो आप यूं कह लीजिए कि इलाज के लिए धन की ज्यादा जरूरत होने लगती है और उसी समय उनके पास धन का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में खासकर जो वृद्ध लोग हैं, उनके कल्याण के लिए इस योजना का बहुत अधिक महत्व है और इसकी काफी प्रशंसा भी की जा रही है। तो दोस्तों, आज की कुछ खबरों के बारे में बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।